जिंदगी में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हर मोड़ पर चलते और जाते और गुजरते हम हमें जो है बहुत सारी सीख दे जाती है। मैं आज एक ऐसे शख्स को अपने बीच बुलाना चाहूंगा जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन जुनून है हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का। नाम है इकराम खान। तो खानों की दोस्ती और खानों का वो गाना शायद फिल्म जंजीर से आपको याद होगा, यारी है ईमान मेरा जिंदगी। और इसी को बढ़ाते हुए आज मैं अपने चैनल पर स्वागत करना चाहूंगा इकराम खान, जो दिल्ली की सत्ता के गलियारों की खबर बहुत बारीक बारीक सी रखते हैं। और बहुत सारी खबरें इनको पता होती हैं, हमें पता नहीं होती। इनका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है। हमारी मुलाकात 4 साल पहले हुई थी। याद बहुत आ रही थी, ढूंढा नंबर, पुराना मोबाइल खो गया था। लेकिन वो जो ये स्टोरेज होता है, इसमें उनका नंबर था, ढूंढा, मैंने फोन किया, एक आवाज में इकराम साहब पहचान गए। और 4 साल में तो दुनिया बदल गई। बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के पत्रकार यूट्यूबर्स के मतलब मुकाबले पर उतर आए। जब हमने लड़ाई शुरू की थी बहुत कठिन परिस्थितियों में, तब हमारे साथ खान साहब थे। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, लेकिन आज बहुत सारे यूट्यूबर्स गायब दिखने लगे हैं। आज स्वागत करना चाहूंगा इकराम खान साहब, आपका स्वागत है मेरे चैनल आजाद हिंद आवाज पर इकराम। बहुत बहुत और शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी दिनों बाद आपको ऐसे लाइव देख रहा हूँ, और वो भी आपने मुझे बुलाया, इसका बहुत शुक्रिया अपने चैनल पर। आप वो शख्स हैं मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की थी तब आप मुझे मिले थे, और मेरा चैनल महज 10,000 सब्सक्राइबर नहीं थे मेरे चैनल पर, तब आपसे मुलाकात हुई। और आपने एक लंबा अनुभव पॉलिटिक्स से लेकर जर्नलिज्म में दिया है, वो सब मैंने सीखा उन चंद घंटों में जो आपने मेरे साथ दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर और बंगाली मार्केट तक बिताए थे। तब मैंने सीखा था कि कैसे लोगों से बातचीत की जाती है, कैसे बड़ों की इज्जत की जाती है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे बनाए जाते हैं, वो सब मैंने आपसे सीखा। और आपने मेरे सामने एक एमपी का इंटरव्यू किया जो मैंने कभी किया भी नहीं था, तब हौसला आपको देखकर मिला। तो आज वो 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं, वो मेरा एक लर्निंग पीरियड था, और जिसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा था। और आपने जो खानों की बात की सर, खान वान तो छोड़िए, मैं आपसे बहुत छोटा भी हूँ, आपके बच्चे जैसा भी हूँ, लेकिन यहाँ जर्नलिज्म में आपका स्टूडेंट भी हूँ एक तरह से। तो शुक्रिया बुलाने के लिए। और हम आपने एक बात कही कि उन पुराने लोगों में से हैं जो यूट्यूबर बहुत सारे बीच में गायब हुए हैं। सर गायब नहीं, परिस्थिति ऐसी कुछ हो गई कि कुछ को छोड़ना पड़ा, कुछ को डरना पड़ा, और कुछ को भागना भी पड़ा। ये चीज़ें पिछले 4 सालों में हुई हैं। हमने कोरोना देखा, कोरोना 2 देखा, तमाम तरह की परिस्थितियाँ देखी। देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, लोगों को तोड़ा जिन चीज़ों ने, और जिसमें फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों की फैमिली के साथ आई, यूट्यूबर्स के साथ खासकर। रीच हमारी घटाई गई, हम लोगों के बीच में बहुत सारे द्वेष भी फैलाए गए, सारी चीज़ें हुई। और एक एजेंडे के तहत, मैं आप कहूँगा, नाम नहीं लूँगा, बड़े लोगों को हम लोगों के बीच में उतारा गया ताकि हम लोगों की पहचान ही खत्म हो जाए। हम जो लोग अपने दम पे कर रहे थे, जिन चीज़ों को उठा रहे थे, जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया एक मिनट, सॉरी, जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया ज़रा सा भी ध्यान नहीं रखता था, उन चीज़ों को आप और हम उठा रहे थे ग्राउंड पर रहकर। लेकिन क्या हुआ हमारे साथ में, आप अच्छी तरह से जानते थे। खैर शुक्रिया, आप अच्छी बात करेंगे, दर्शकों को अच्छी अच्छी बात बताएंगे। जी सर। आप जिस जो व्यक्ति ज्यादा समर्थ होता है उसके अंदर नम्रता आई जाती है, और वो भाव आपके अंदर देख रहा हूं, तो मैं खुश नसीब हूँ एक बड़े भाई की तरह जो उस समय दे पाया। लेकिन चीजें चलती रहती हैं, जिंदगी में बहुत सी चीजें घटित होती हैं। और सरकार के खिलाफ बोल के हमने एक तरह से दुश्मनी मोल ले ली थी। ठीक उस तरह से जब 1947 से पहले जब आजादी नहीं मिली थी, तो ऐसी फीलिंग आती थी दिल में जब कभी वीडियो डालते थे कि शायद अपने ही अंग्रेजों से हम लड़ रहे हैं। कभी आजादी फील नहीं की। मनमोहन सिंह के जमाने में आपने देखा होगा, शेखर सुमन वगैरह राष्ट्रीय चैनलों पर मजाक उड़ाते थे प्रधानमंत्री मोदी की, मतलब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। लेकिन आजकल तो जरा सा सवाल पूछो तो गुनाह हो जाता है, रिपोर्ट हो जाती है। लेकिन चलिए छोड़िए, उनकी करनी उनके साथ। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आजकल इकराम, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा है? देखिए सर, फिलहाल तो हाल फिलहाल एक सरकार बनी है, जो प्रधानमंत्री 2 बार के थे, तीसरी बार भी वही बने हैं, जिन्होंने प्रचार के दौरान खुद के नाम पर अपना प्रचार तो किया, लेकिन बाद में वो एनडीए के नाम पर सरकार बनाई उन्होंने। तो उस एनडीए की सरकार को लेकर लोगों में अभी बहुत सारी बेचैनी है, कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न बहुत सारा है कि ये सरकार पिछली सरकार की तरह क्या अपना दमखम बरकरार रखेगी,
दमखमसा जो उनकी स्टाइल है, किसी की नहीं सुनना, सिर्फ अपनी थोपना। रात में कोई विचार आया और सुबह वो जनता के बीच पहुंचा दिया, और उसको जो मीडिया है वो थोपने पे लगा रहा। वो गलत है या सही है ये छोड़ दीजिए, सिर्फ आपको वो फॉलो करना है, इस तरह की चीजें शुरू कर देता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल कंफ्यूजन है, देखा जा रहा है, लोग एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है सेम वही है, जो कुछ नए लोग आए हैं वो ऐसे ही कहीं कहीं अटका दिए गए हैं, तो उसमें अभी कुछ है नहीं। तो देखना है कि कुछ इंतजार करना पड़ेगा, अभी अभी चीजें नहीं आई है, और बजट से पहले हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एक चीज हुई है कि महंगाई आपको मारेगी, आम जनता के लिए चीजें महंगी होना शुरू हो गई हैं। रिजल्ट से ठीक पहले 5% टैक्स, 2 रुपये दूध का बढ़ने से लेकर ये चीजें पहले से ही कमर तोड़ना शुरू कर चुकी हैं, जो कि फिलहाल दिल्ली के लोग भी परेशान हैं और दिल्ली के बाहर के लोग भी परेशान हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैं देख रहा था, एक अजीत भारती नाम की एक ट्विटर आईडी है, एक्स आईडी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत अच्छी समर्थक। तो उसका भी बयान आया निर्मला सीतारमण के बारे में। एक भैंस है जिसका मतलब गाय है जो कंकाल खड़ा हुआ है, और दूध जो है उस पर लिखा हुआ है मिडिल क्लास, और दूध जो है लेके जा रही है निर्मला सीतारमण। बोल रहा है कि मिडिल क्लास कितने टैक्स देगा, कितना कुछ देगा, गरीबों को सब्सिडी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे अकाउंट में, अमीरों को जो है उनके सीए बचा लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास के साथ क्या होगा? मिडिल क्लास मतलब समझ लीजिए कि जो 11,000 से ऊपर कमाता है वो मिडिल क्लास शुरू हो जाता है उसका। तो ये परिभाषा तो हमारी गवर्नमेंट ने रखी है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास मैन है बीजेपी के जुड़े हुए, वो भी अपने आप को आहत महसूस कर रहे हैं। और एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इकराम, कि एक बीजेपी का कार्यकर्ता का वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया गया है 22,000 वोटों से, बनारस में पीछे चल रहे थे। और राहुल गांधी का भी बयान आया है कि साहब अगर मेरी बहन खड़ी होती तो 3 लाख से मतलब निबट जाते। तो आपका दृष्टिकोण क्या है इस बारे में? देखिए, सिर्फ एक बात नहीं है, सिर्फ बनारस की सीट को लेकर लोगों ने सवाल नहीं किए। इवन आप मेरठ की सीट देखेंगे, कहा गया कि 13 ईवीएम को तो खराब करके रोक दिया गया, क्योंकि वो लगातार पीछे चल रहे थे। फिर अचानक वो जीत गए महज कुछ ही हजार वोटों से। और एक ऐसी जगह जहाँ पर ग्राउंड पे मैंने रिपोर्ट की जाके लोगों में नाराजगी देखी, इवन मैंने आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्यादातर मैं दिल्ली के नजदीक यही है, मैंने कवरेज किया, तो वो तमाम सीटों पर पब्लिक की नाराजगी थी। इसलिए थी कि घटिया लोग, घटिया शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप एडिट तो करेंगे ना। दीजिए। उनका ये कहना था कि जिस तरह के लोगों को टिकट दिया गया जिनका हमारे इलाके से कोई लेना देना नहीं है, तो नाराजगी थी। उनका वोटर वोट डालने नहीं गया, बहुत कम, इसीलिए जो मतदान परसेंट था वो बहुत कम हुआ। तो जो आप कह रहे हैं कि जिताया गया, तो कहीं ना कहीं जनता इस पर पहले ही अपनी राय रख चुकी है। मैंने नहीं, आपको अखिलेश का यहाँ भी एक का, बयान आया था। अखिलेश का भी एक बयान आया था कि बंबई वाले, मेरठ वाले भी चले गए, अमेठी वाले भी चले गए। तो बड़ा, आप तो जानते हैं शैली अखिलेश यादव की बड़ी सभ्य और कटाक्ष भरी होती है। तो वो सुन के मुझे भी लगा कि कुछ ऐसा होगा, और मुझे भी लग रहा था कि मथुरा की और फतेहपुर सीकरी की सीट फंसी हुई थी। वो अचानक से मतलब चेंज हो जाना, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे चल रहा था, एक्स पर चल रहा था कि कम से कम जो है यूपी में डीएम्स ने जो है प्रभावित की है, कोशिश की। इस आरोप में कितनी सच्चाई समझते हैं? एक मिनट, ये दोबारा ये वाली लाइन रिपीट कीजिएगा, थोड़ा सा शोर हुआ था। हाँ, ये बोला गया कि 50 सीटें ऐसी थीं यूपी में जिनको डीएम ने प्रभावित करने की कोशिश की, और कामयाब कम में हो पाए। देखिए, प्रभावित तो सिर्फ 50 की बात आप ठीक है कर रहे हैं, की है, और बीच बीच में ऑफर आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन जब मतदान हुआ, जनता वोट डालने गई, तो जनता डिसाइड जो करके गई थी, वो सिर्फ वही वोट डालने के लिए लोग घर से निकले ज्यादातर, जिन्हें शायद इनको वोट नहीं देना था। बीच में जो कुछ भी खेला हुआ, मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन तमाम लोग, आप इसका एग्जाम्पल इस तरह से लीजिए, यूपी में कहीं भी जश्न नहीं मनाया गया, किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता ने खुलकर कहीं समर्थन मनाया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सड़कों पर ना कोई पटाखा फूटा है, ना कोई जुलूस निकला है, ना किसी तरह की आतिशबाजी हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। बनारस की तस्वीरें मैं लगातार देखता रहा, कहीं ऐसी कोई चीज नहीं हुई कि लोग जश्न मना रहे हो कि पीएम यहाँ से जीत गए। इवन चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उनका जश्न हाँ, हमने बिजनौर से देखा लड़े थे। बिजनौर से। वो
नजीबाबाद वहां से लड़े वो, जीते वो, जीत कर आए। नगीना से, नगीना तो नगीना से। नगीना नजीबाबाद पास में ही है, सॉरी। तो वो वहां से जीते, लेकिन कहीं और मैंने जश्न नहीं देखा, लोगों में मायूसी देखी। मैंने आरएसएस के बड़े प्रचारकों से बात की, उनकी भी नाराजगी थी, और उनका जो आंकड़ा था वो बिल्कुल सही था कि वो 240 के आसपास सिमट जाएंगे। मेरे पुराने इंटरव्यूज हैं, आप देख लीजिएगा, बड़े प्रचारक। लेकिन उनका ये कहना था कि ठीक है, नाराजगी है, साथ तो खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी हमारी ही विंग है। तो ये हाल था। तो आप मोहन समझिए कि भागवत। कहीं, जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मोहन भागवत का एक बयान आया है मणिपुर के बारे में, और संजय राउत ने उसको चुटकी ली है कि कहने से नहीं होगा, हटाने से होगा। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मणिपुर, एक मिनट, हाँ, ये मणिपुर लाइन के फिर बारे से में कंप्लीट कीजिए। ये एक बार और लाइन कंप्लीट कीजिए, फोन बज रहा है मेरा बार बार, मणि मैं उसको साइलेंट कर मणि दूंगा। मणिपुर के बारे में मोहन भागवत जी ने बोला है कि 10 साल शांति थी, फिर से गन कल्चर लौट आया। सरकार को मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए और विरोधियों को प्रतिस्पर्धी समझना चाहिए, ना कि विरोधी। और जो बयान दिए गए हैं वो अमर्यादित थे। तो संजय राउत बोलते हैं कि आप उन्हें हटाइए अगर आपको लग रहा है तो। सरकार तो आपके कहने पे चल रही है ना। तो संजय राउत का देखिए, ये बयान। आप भी जानते हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर की किसके हाथ में होता है। सरकार अगर चाहे तो एक डंडा नहीं कहीं बिक सकता। वहां पर गन कल्चर कैसे लौट आया? पश्चिमी यूपी का एक उदाहरण देते थे कि गन कल्चर यहाँ पर है। योगी जी ने जो यहाँ पर एक तरह से काम किया कि जो इनकाउंटर एक तरह से यहाँ पर लगातार हुए, उसमें किसी पर कोई रियायत नहीं बरसी। मैं एक चीज का समर्थन करूंगा, आप कहेंगे मैं क्यों ये बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जो आम रोड पर रात को 12 बजे पब्लिक डरती थी, सिर्फ एक चीज अच्छी यूपी में बहुत ज्यादा देखने को मिली है, जिसका आप समझते हैं कि सख्ती अगर हुई है तो राहजानी बिल्कुल खत्म हो गई है। यानी कि वो जो तमंचा लेकर या पिस्टल लेकर या खंजर लेकर रात को किसी गरीब को लूट लेता था, वो बिल्कुल यूपी से खत्म हुआ है। ये नहीं नहीं चीज, नहीं नहीं, वो मैं उससे एग्री नहीं करूंगा। मैं खुद यूपी का हूँ और यूपी रह के आया हूँ, और वहां का मैं पुलिस का और उनका गठबंधन देख करके आया हूँ। मेरे आप, ऊपर ही मैं खुद। मतलब मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा, ठीक है, पॉलिसी एक अलग चीज होती है। मैं मणिपुर का इसलिए एग्जांपल अब इससे जोड़ूंगा। मैं इसलिए कह हाँ। रहा हूँ कि आप मोहन भागवत कह रहे हैं कि गन कल्चर, तो गन कल्चर भाई आपकी सरकार चल रही है, आप रोको इस चीज को। महिलाओं को नंगा करके उनके साथ जो बर्बरता हुई, नहीं उनकी फैमिली के साथ जो बर्बरता हुई, पूरी दुनिया ने देखा, आपने तो माफी तक नहीं मांगी। तो सरकार आपकी, आप कहिए हटाइए इस पीएम को, दूसरा लाइए, उस सीएम को हटाइए, लाइए दूसरा। तो ये बैलेंस करने की चीजें होती हैं कि एक तरफ हार्ड चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ सॉफ्ट आके बयान दे देते हैं अपनी ही बस पार्टी के खिलाफ, तो बैलेंस बस, चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये सही तो कहा बैलेंस आपने। करने के लिए चीजें कही गई हैं। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वाराणसी में प्रियंका गांधी के बारे में, वो लड़ लेती, तो उस पर मतलब क्या दिल्ली में कुछ चर्चा है इस बारे में? पब्लिक में क्या चर्चा है? देखिए सर, मैं कांग्रेस को जितना मैं फिलहाल जानता हूं, अंदर से रहकर मैं लगातार कवरेज कर रहा हूं, प्रियंका गांधी उनके लिए वो शख्सियत है जो कभी भी किसी चुनाव में रुख मोड़ सकती है। अगर कांग्रेस 100 के पार पहुंची है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सक्सेस हुई है, तो उसमें प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल है। बिना उसके ये यात्रा सफल नहीं हो सकती थी और कांग्रेस सेंचुरी के आसपास तक नहीं पहुंच सकती थी। तो उनका ये कहना कि प्रियंका गांधी लड़ती तो स्थिति कुछ और होती, हो सकता था, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन कांग्रेस ने शायद अभी ज्यादा ही देर कर रहे हैं वो प्रियंका गांधी को लॉन्च करने में। मुझे लग रहा था कि शायद इस बार वो कहीं से न कहीं से उतार देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? शायद कांग्रेस से एक लंबा गेम खेल ली है आगे के लिए, और जो गठबंधन की इन्होंने शुरुआत कोशिश नहीं की कि हम लोग सरकार बनाने के लिए आए, उसमें भी कांग्रेस की कहीं अंदर की एक नीति चल रही है कि वो जब सरकार में आएंगे तो कांग्रेस उस पर फ्रंट पे रहे, ना कि किसी के बैक सपोर्ट में रहे। तो ये फिलहाल कांग्रेस शायद कर रही है, मेरा ये अपना मानना है। आपकी काफी अच्छे पत्रकारों से बात होती रहती है, काफी जजों से बात होती है, जो एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात होती है। वो जो ये रिजल्ट आए उसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है? ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल। नहीं नहीं, इन जो लोग आपके संपर्क में आए हैं, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल पत्रकार, जज, क्या वो भी मानते हैं कि सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव बना करके चुनाव जीता है, या अपनी विलक्षण प्रतिभा के ऊपर ही चुनाव जीता है? देखिए सर, ब्यूरोक्रेसी के बारे में कुछ भी बोलना, मैं कहता हूँ थोड़ी जल्दबाजी होगी।
प्रेशर सरकार के प्रेशर में हर ऑफिसर होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रेशराइज होता है, एक जॉब होती है उनकी सिक्योर, उसको बचा के रखना ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, ज़मीन से उठ के आए होते हैं, वो सच्चाई जानते हैं। भले ही वो ऑफ कैमरा आकर ना वो चीज़ बोलें, लेकिन वो जानते हैं कि जो गलत हो रहा है, वो हो रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से चीज़ें की हैं, ये कोई भी आज के टाइम पे बच्चा भी बताएगा कि वो किसके लिए फेवरेबल सारी चीज़ें की हैं। मतलब कोई भाषण दे रहा है एक सत्ताधारी पार्टी का, कुछ नहीं हो रहा है। आप किसी और से बुलवा के देख लीजिए, तभी या तो एक्शन आ जाएगा या नोटिस आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो चुनाव आयोग के बारे में खुली बात है कि वो सरकार के समर्थन में रहा है। इरफान इकराम भाई, अगर आपके कुछ सवाल हो तो वो आप मुझसे कर लें। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एमपी से हैं, तो एमपी में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत की वजह क्या है? नहीं, एमपी में कांग्रेस की बुरी हालत की वजह है सबसे बड़ी संगठन। जीतू पटवारी, जल्दी कमलनाथ जी पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं। कमलनाथ जी वहां बैठ गए एक जगह जाकर के, संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जीतू पटवारी ने इस हार की जिम्मेवारी ली है। लेकिन इसको ये तो नहीं कह सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते कि साहब ईवीएम में कमी थी, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि और जगह भी मेहनत हुई है जहां संगठन नहीं था कांग्रेस का, यूपी में, वहां भी कांग्रेस सीट जीती है। तो इसको ये कह के जस्टिफाई कर देना कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी करवा दी, पूरे तौर पर गड़बड़ी कर दी, तो ये भी गलत होगा। यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ता बहुत है एमपी के अंदर, दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। लेकिन यहां हुआ क्या है, यहां सबको साथ चल के लेना इसलिए मुश्किल है, हंसना मत जो बात मैं कहूंगा, कि ठाकरों की बारात में जाओगे तो भैया पानी कौन पिलाए, कांग्रेस का वही हाल है यहां पर। इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि देखिए, मैं यहां एक चीज़ जो है, कहूँगा यहाँ पर, देखिए जहाँ तक मेरा मानना है, राहुल गांधी ने पिछली बार एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कमान अपने हाथ में ली थी, आपको याद होगा। तीनों स्टेट हाँ वो जीते बिल्कुल, थे। वो अलग बात है कि लॉकडाउन के समय में एमपी में सरकार चली गई। उसमें कहीं न कहीं स्टेट के जो लीडरशिप थी, उसकी कमी रही, आप मानते हैं। जी, आप ये बात मानते भी होंगे। लेकिन इस बार जब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, यहाँ की लीडरशिप ने कहा कि हम खुद देख लेंगे। मैं हाँ छत्तीसगढ़ ये में सही, भूपेश बघेल बोले कि मैं देख लूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी में बोले आपके कमलनाथ कि अखिलेश यादव कौन है? ये जब ठीक सबसे है। गलत, राजस्थान में अशोक गहलोत बोले कि भैया वो सचिन पायलट, उनका झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा था। राहुल गांधी का एक टारगेट था, जो राहुल गांधी की मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ लोकसभा पे फोकस कर रहा हूं, और उन्होंने वो किया और उसमें कामयाबी हासिल की। वो डबल पे ले आए, सारे संगठन को आपस में मिला लिया, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया और लोकसभा पे फोकस रखा। लेकिन यहाँ पर जो फेलियर था स्टेट लीडरशिप का, वो विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला और अब लोकसभा के चुनाव में देखने को भी मिला। एक एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम जीती है, जगनमोहन रेड्डी की जीती है, वहां कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। बीजेपी मतलब घुस रही है, उड़ीसा में भी घुस रही है, आंध्र प्रदेश में भी घुस रही है, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के लीडरान कर क्या रहे हैं? डॉक्टर अजय कुमार है, संगठन में कहाँ कमी है? क्या दिल्ली में ही पॉलिसियां बनती हैं, वहां जमीन पर जाकर के देखिए, पॉलिसियां नहीं बनती? कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अकेला वो एक शख्स निकलता है कांग्रेस को बचाने के लिए, और उसके, बुरा मत मानिएगा कि कोई हमला हो जाता है या कुछ हो जाता है राहुल गांधी पर, सॉरी मैं बोलना चाहूंगा, वो आदमी बिना सुरक्षा के निकला था। और इस तरह की यात्राएं हर अध्यक्ष को अपनी स्टेट में निकालनी चाहिए थी, अगर सेंट्रली राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे थे। तो इस पर मैं देखिए आपको यहाँ, कमेंट चाहूँ। जी, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर, राहुल गांधी के अगर उनके बराबर में जो शख्स खड़ा है, जो डायरेक्ट राहुल गांधी के कांटेक्ट में है कि नीचे से मुझे रिपोर्ट दो, तो मैं आज आपको ये कह सकता हूं कि वो नीचे से कुछ भी राहुल गांधी को नहीं बताता। मैं नाम ऐसा नहीं है, लूंगा, बिल्कुल मैं ऐसा है, मैं मैं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, बिल्कुल ऐसा है। जानता हूँ, जानता जो ग्राउंड पे हो रहा है और जो राहुल गांधी ऊपर कर रहे हैं, उसके बीच में जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो इतना आलसी है, उसको इतनी चर्बी चढ़ी है कि वो चाहता है नहीं कि नीचे की बात ऊपर जाए और ऊपर की बात नीचे तक पहुंच जाए। कुछ ऐसे लोग भी आगे बढ़ पाए कि जो बिल्कुल मामूली है। मैं आपको एक बड़ा, वहां पे एक सीट थी ना महाराष्ट्र में, तो वहां एक कार्यकर्ता जो था टिकट मांग रहा था कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे जी के मतलब खाते में चली गई वो टिकट, शायद सारण सारण था उसका लोकसभा का नाम।
वो 1 लाख से जीत गया और वो सर्टिफिकेट लाकर राहुल गांधी जी के हाथ में रख रहा है। वो देख करके मतलब मेरे हल्के से थोड़े आंसू निकल आए। मैंने देखिए जिस कार्यकर्ता को कुछ नहीं दिया, टिकट तक नहीं दिया, वो जीत के लाके सर्टिफिकेट राहुल गांधी के हाथ में रख देता है, क्योंकि राहुल गांधी समर्थक है, राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित है। और जिनको सब कुछ दिया, जिनके लिए कांग्रेस ने मतलब जब सरकार रही सब कुछ दिया, मंत्रालय चाहिए, सीएम चाहिए, सब कुछ दिया, वो लोग कांग्रेस को छोड़ के चले गए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस थी, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा उससे कहीं ज्यादा सफल हुई है। राहुल गांधी जिस जिस स्टेट में निकले हैं, चाहे उन्होंने मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक का जो सफर किया है, वो बड़ा उनका अच्छा था। देखना विधानसभा चुनाव जब भी होंगे मणिपुर में उसका फायदा मिलेगा। वो महाराष्ट्र में उसका बहुत फायदा मिला है राहुल गांधी को, इसमें कोई बात छिपी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने दम पे कांग्रेस को जिंदा किया है, उसको ऊपर लेके आए हैं। लेकिन बाकी जितने ओल्ड लीडर हो चुके हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि आपको मौका देना पड़ेगा यंगस्टर को। आप जो कुर्सी से लगातार बैठे, ठीक है आपने मेहनत की, आपने बहुत नाम कमाया, लेकिन अब आपको ये समझना चाहिए, आप एक तरह से गार्जियंस की तरह उनका सम्मान करें, नए को मौका दें, उनको आगे बढ़ाने का समर्थन करें। ये नहीं कि बस मैं बैठा हूं तो मैं ही बैठा रहूंगा आखिरी दम तक। ये कमी है, राहुल गांधी ने इसको बहुत हद तक रिमूव किया है, बहुत सारे लोगों को रास्ते से हटाया, सीधा किया है। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके बिना वो चाह रहे हैं कांग्रेस चलेगी नहीं, लेकिन वो अटके हुए हैं रास्ते में। बस समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, समझ गया मैं। आपका समय लिया इकराम खान साहब, और ये शो हमारा जारी रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा शो हफ्ते में एक बार जरूर आया करेगा, और कभी कभी मैं इनके भी चैनल पर दिखाई दिया करूंगा और ये मेरे चैनल पर दिखाई दिया करेंगे। और हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ कॉन्टेंट मतलब कंटेंट हम आपके बीच लेकर के आए, क्योंकि अब शुरुआत जो है हो चुकी है। और मैं इकराम भाई को भी बहुत शुभकामनाएं उनके चैनल के लिए देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन जनाब को चस्का लगा है कि सच्चाई और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो ये करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा सर, कि मजबूरी में आए थे इस पेशे में, लेकिन मजा बहुत आने लगा है। और जब मजा आ जाए तो फिर वो काम हमेशा करते रहना चाहिए। तो अभी लोगों को जाना है, बहुत नीचे से लेकर ऊपर तक देश की राजनीति को समझा है। दिल्ली में रहते हैं तो सब कुछ समझते हैं फिलहाल। तो उम्मीद करते हैं, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि सर बहुत सीनियर हैं, तो आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर भी अगर देख रहे हैं वीडियो आप लोगों तक पहुँच रही है तो सब्सक्राइब के बिना ना जाएं। ये एपिसोड चलता रहेगा। आज हमने ऑल ओवर बात की है, आगे भी बात करेंगे। जी सर। थैंक यू। बस आपके लिए कहना चाहूंगा, गुर्बतों के दौर से बहुत नजदीकी से गुजरे हैं इकराम, गुर्बतों के दौर से बहुत नजदीकी से गुजरे हैं इकराम। वो भी दौर आएगा जब गुर्बतों को हम चीरना सीख जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। थैंक शुक्रिया यू, सर। थैंक यू।